हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासों में हमने कवर किया था एक इसी प्रकार के टॉपिक्स में एक इसी प्रकार के चैप्टर का, जिसका नाम था संसाधन। और वहाँ पे हमने बताया था आपको कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, जो कि हम प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त डायरेक्ट वस्तु हैं उनका उपयोग करते हैं। दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, जो कि मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि मानव संसाधन, जो कि मानव स्वयं होता है। ठीक है, मानव स्वयं होता है। और एक अच्छा संसाधन तभी हो सकता है, एक बेहतर संसाधन तभी बन सकता है जब उसको एक बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, और उसके पास एक बेहतर स्किल हो, अच्छे कौशल हो। मतलब हर चीज़ अगर ना कहें या फिर किसी भी चीज़ में उसकी कौशल क्षमता जो होती है उच्च हो, तो यह क्या होगा, वह उस व्यक्ति को यह सब चीज़ उसको एक बेहतर मानव संसाधन बनाती है। तो एक मानव संसाधन को यह चीज़ अगर नहीं प्रोवाइड की जाए तो वह जो मानव संसाधन होता है एक बेहतर संसाधन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं मानव संसाधन के ऊपर। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ये जो भारत देश है, भारत देश में क्या सभी मानव संसाधन के रूप में एक बेहतर रिसोर्सेज के रूप में है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मानव है, जो भारत की स्थिति है, आप देखेंगे कि मानव जो भारत की स्थिति में आप देखेंगे कि जो लोग हैं, कुछ लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोगों को बहुत आधे से अधिक लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही, बहुत लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेहतर हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, कुछ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की स्किल भी नहीं है। तो यह सब क्या है, मानो कि यह जो भारत है, भारत की एक इतनी बड़ी, यानी कि विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो है भारत ही है। लेकिन भारत की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इतनी जनसंख्या ज़्यादा होना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन भी होती हैं। अगर भारत का जो जनसंख्या है, इतनी आबादी है, अगर उसके पास बेहतर हेल्थ केयर हो, बेहतर सर्विसेज हो, बेहतर शिक्षा हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, लोग रोज़गार कर रहे हों, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो वह जो भारत की संख्या होगी, जनसंख्या होगी, जो आबादी होगी, वह बेहतर आबादी मानी जाएगी। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि जो मानव, जो हमने अभी इन सब के बारे में बताया, बेहतर संसाधन, हेल्थ केयर, इन सब को प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो जो संसाधन, जो आबादी होगा, वह एक उस देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो जो भारत में जो आबादी है, वह भारत की जो आबादी है वह एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो चुनौती इसलिए कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बेहतर संसाधन, वह लोग जो हैं, जो मानव हैं, वह बेहतर संसाधन के रूप में नहीं है, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर बढ़िया जो सर्विसेज है प्रोवाइड नहीं की जा रही है, अच्छी शिक्षा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो घर पे ही रह जा रहे हैं, बच्चे, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है। और कुछ जो बच्चे हैं किसी तरह पढ़ लिख गए, तो उनको बेहतर रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके जिस प्रकार की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उनके अकॉर्डिंग उनको जो जॉब नहीं मिल रही है। तो ये क्या सब है, ये सब ये जो मानव संसाधन के एक निम्न गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। और इसी को विकसित करने के लिए इस पर ध्यान दिया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की, जिसको हम PKVY कह सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था,
जिसका लक्ष्य था 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करना, उनको शिक्षा देना, एजुकेशन देना, स्किल प्रोवाइड करना। ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसीलिए किया गया था। और हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत सरकार के अधीन उस समय, अभी तो यह जो मंत्रालय है, मंत्रालय इस समय नहीं है, लेकिन उस समय की हम बात करें यानी कि 1985 के समय की हम बात करें तो एक मंत्रालय का निर्माण किया गया था जिसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, यह मानव संसाधन मंत्रालय क्या करता था कि लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए यह मंत्रालय विकसित किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इस बात से तय होती है कि उस समय मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया गया था, ताकि पता चल सके कि मानव की जो स्थिति है किस प्रकार है। लेकिन आज के समय में यह मानव संसाधन नहीं है, इसका नाम बदल के कर दिया गया इसका कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो आज के समय पे यह मंत्रालय नहीं है, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के रूप में बदल दिया गया है। आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि जो मानव संसाधन है यह विश्व में, इस संसार में क्या हर जगह समान रूप से वितरित है? तो बिल्कुल नहीं। जो मानव संसाधन का वितरण है, ठीक है, यह हर जगह अलग अलग है। कहीं पे आप देखेंगे कि जनसंख्या, उनकी आबादी कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो इस प्रकार से उनका वितरण स्थित है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी अलग अलग आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया है, कुछ बच्चे हैं जो हैं और एक टीचर जो हैं आपस में लोग बात कर रहे हैं। यह बता रहे हैं कि ये जो जैसे बच्चा दिख रहा है आपको, यह बता रहा है कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं, यानी कि यह अपने गांव की आबादी बता रहा है कि इसके गांव की आबादी 1000 लोग वहाँ पे रहते हैं। और यह बता रही है कि मेरे विद्यालय में लगभग 500 बच्चे हैं। और इसके बाद यह जो लड़का है यह बता रहा है कि मेरी कक्षा में लगभग 30 बच्चे हैं और यह जो विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। लेकिन यह डाटा पुराना है, तो आज के समय में आप देखेंगे कि जो विश्व की पूरी आबादी जो है 8 अरब से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जिसमें भारत जो है टॉप नंबर पे आ गया है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो यह संख्या जो जिस प्रकार यह बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इसके आधार पे तो हम बता सकते हैं कि हर जगह की आबादी समान नहीं है, हर जगह लोग समान मात्रा में, समान संख्या में लोग नहीं रह रहे हैं। यानी कि कहीं पे आप देख रहे हैं कक्षा में 30 बच्चे हैं, कहीं पे 500 बच्चे हैं और कहीं पे 1000 लोग हैं। यानी कि यहाँ से यह कहा जा सकता है लोगों की आबादी जो है, संख्या जो है, हर जगह समान नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण किस प्रकार होता है, इसके लिए क्या कोई भूमिका भी होती है किसी चीज़ की, तो ये हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जनसंख्या है इनका वितरण किस प्रकार है। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि जो जनसंख्या आप अपने गांव की तुलना में और एक शहर की तुलना में देखेंगे कि शहर में अधिक लोगों का निवास है। जैसा आप देख सकते हैं, अगर मानते हैं जैसे कि जो पृथ्वी पर, जो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, उनका जो जनसंख्या वितरण है, मान लेते हैं विश्व की जो जनसंख्या है 90% से अधिक भाग पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, उनका निवास लगभग 30% पे जो निवास करते हैं। कहने का आशय है जो विश्व की जनसंख्या 90% से जो अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पे ही निवास करता है। ठीक है, जितना कि भूपृष्ठ है उसके 90% भाग का केवल 30% भाग में ही लोग निवास करते हैं, मतलब छोटे एरिया में। ठीक है, उसी में सघन जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि वितरण जो है विश्व में जनसंख्या का वह अत्यधिक असमान है। कहीं पे आप देखेंगे कि घने हैं तो कहीं पे विरल क्षेत्र में लोग निवास करते हैं।
आप देखेंगे कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो गांव है और अगर हम दिल्ली को देखें, दिल्ली एक छोटा सा एरिया है, उसमें आप देखेंगे कितने सघन मात्रा में लोग रहते हैं। वहीं बात करते हैं मुंबई की, मुंबई में भी जो लोग बहुत अधिक संख्या, जो लोगों की संख्या है निवास करती हैं, और वहीं पे गांव की तुलना हम करते हैं तो गांव में संख्या कम हो जाती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिक जनसंख्या का वितरण अलग होने का कारण भी होता है, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम विश्व की बात थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसा कि देखिए कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका में जो लोग हैं वहाँ पे सघन मात्रा में लोग निवास करते हैं। वहीं बात करते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन में, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही जमी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वाले क्षेत्र में, जहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है बहुत तेज होता है, यानी कि ऊष्मा की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। और उच्च पर्वतों की बात कर लें, विषुवत वनों के क्षेत्रों में बात कर लें, तो यहाँ पे लोगों का निवास बहुत ही कम होता है। अब विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 भाग, जो कि 2 ही महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। पहला हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका, ठीक है, जहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। विश्व की अगर हम तुलना करें कि 2 ही महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। पहला हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। विश्व के लगभग 60% के लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो वे देश कौन कौन से हैं? तो चीन हो गया, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं यह इतने देश हैं जहाँ पे 10 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। यह 10 करोड़ यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम कोई भी वैल्यू हो सकती है, जहाँ पे भारत पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व शब्द आया तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है। मान लेते हैं पृथ्वी पर किसी एक क्षेत्र में एक इकाई क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। किसको बोलते हैं? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो होती है उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन बन जाता है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो 382 किलो प्रति व्यक्ति किलोमीटर होता है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जो बताए गए जो डाटा दिया गया है वह 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। तो अभी तो दूसरी जनगणना नहीं हुई है, तो जो पिछली जनगणना हुई है 2011 का उसी के आधार पे अभी बात किया जाता है। तो इसीलिए जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना होता है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब बात किया जाए अगर विश्व की बात करें हैं तो विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में 51 व्यक्ति का उनका निवास स्थल, ठीक है। अगर वहीं पे बात करें तो भारत की 382 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर हम क्षेत्र देखें, एरिया देखें, तो आपको देखने को मिल जाएगा दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में लोगों का निवास है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो जनसंख्या वितरण है, जो असमान मात्रा में असमान दिखती है जनसंख्या वितरण, इसके असमान होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं।
तो जैसा कि अगर हम बात करें इसके कारण की, असमान वितरण होने के कारण की, तो आपको देखने को मिल जाएगा स्थलाकृतियाँ हो गई, उसके बाद जलवायु हो गया, उसके बाद मृदा वहाँ की हो गई, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसके बाद जल की वहाँ पे उपलब्धता है या नहीं है, क्योंकि जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। तो जल एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है एक मानव जीवन के लिए। तो वहाँ पे खनिजों की मात्रा पाई जाती है कि नहीं है। तो यह सब जो प्रकार हैं, यह सब जो कारक हैं, एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या वितरण सघन होगी या फिर विरल होगी। चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला भौगोलिक कारक, ठीक है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो कारक अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती है, इसके आधार पे हम बात करते हैं। पहला है स्थलाकृतियाँ, ठीक है, जो कि बनावट, यानी कि हम बनावट की बोल सकते हैं कि जो बनावट है, जो स्थल क्षेत्र पर मतलब भूपृष्ठ पर जिस प्रकार की बनावट है, उसके आधार पे कैसे वितरण इन लोगों का है, यानी कि मानव का। तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में आप देखते होंगे कि मैदानों में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। यानी कि पठार क्या हुआ, पर्वत ऊंचे वाले क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पे क्या मानव जीवन सर्वाइव कर पाएगा? अच्छा, एक मानव अच्छा जीवन सर्वाइव कर पाएगा? यहाँ पे कृषि अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अगर हम बात करते हैं यह मैदान है, तो आप बताइए कि इस वाले क्षेत्र पे अच्छे से लोग रह सकते हैं या इस वाले क्षेत्र पे? तो जाहिर सी बात है कि जो मैदानी वाला भाग है, यहाँ पे लोगों का जीवन अच्छा से सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि मैदान में आपको खेती करने के लिए अच्छा समतल एरिया मिल जाता है। अगर वहाँ पे मिट्टी जो नदियों का प्रवाह वहाँ पे होता है, तो यानी कि आपको जल की उपलब्धता मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि वहाँ पे आपको समतल एरिया तो मिल गया कृषि करने के लिए। उसके बाद उपजाऊ मृदा आपको मिल जाती है। तो ये सब क्या होता है, मैदानी भागों में लोग अच्छे से वहाँ पे लोग अच्छे से घर को बना के, घरों का निर्माण करके वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं लोगों को, या फिर किसी भी प्रकार का रोजगार अपना लेते हैं। जैसा कि आप देखिए उदाहरण के रूप में गंगा के मैदान, यानी कि जो यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैदान है, गंगा का मैदान, यह जो जल अपने साथ लेकर आती है, उसके जल के साथ जो मृदाओं को लेकर आती है, मृदा निक्षेप को यहाँ पे करती है मैदानों में। तो इसके कारण यहाँ पे जो मृदा है उपजाऊ मैदान बनाती है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, यहाँ पे जल की समस्या नहीं हो पाती, यानी कि बेहतर जल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस कारण यहाँ पे आप देखते हैं कि जनसंख्या जो निवास है अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि जबकि एंडीज पर्वत कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। आल्प्स हिमालय जो कि भारत में है, जैसे पर्वत पे हैं, यहाँ पे लोगों का जीवन जो है विरल मात्रा में, यानी कि बहुत कम लोगों का निवास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जलवायु की क्या भूमिका होती है एक मानव संसाधन को एक स्थान पे रहने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे कि जलवायु की भी भिन्नता देखने को मिल जाती है। कहीं पे अत्यधिक चरम जलवायु पाई जाती है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी या फिर अत्यधिक ठंडी। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं कि सहारा मरुस्थल, जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। तो सोचिए वहाँ पे लोगों का जीवन किस प्रकार होता है। तो क्या वहाँ पे लोगों की आबादी अधिक मात्रा में, सघन मात्रा में निवास करेगी? तो बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेश में, जहाँ पे हमेशा 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हो, तो क्या वहाँ पे लोग रहने के लिए पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जलवायु वहाँ पे यह कारक एक भूमिका निभाती है लोगों के असमान वितरण का, यानी कि लोगों का संख्या वहाँ पे घट जाता है। जहाँ पे जलवायु अनुकूल लोगों को मिलेगी, वहाँ पे लोगों का जो रहन सहन है वहाँ पे अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा।
इसके बाद आता है मृदा। ठीक है, मृदा, तो मृदा जहाँ पे उपजाऊ कृषि करने लायक मैदान होते हैं, मृदाएं होती हैं, वहाँ पे लोगों का निवास अधिक होता है, जैसा कि अभी हमने बात किया था। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, चीन में हांग हो ही, वांग ही, फिर जांग जियांग, फिर मिस्र में नील नदी का जो उपजाऊ मैदान है, यह घने, यहाँ पे लोगों की आबादी अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं जल। तो लोग वहाँ पे रहना पहले प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता आसानी से हो जाए। क्या आपने देखा होगा कि जो अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता पहले की जो थी, वे नदियों के पास रहना चाहती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु घाटी के पास निर्मित थी, मतलब कि उसका विस्तार पाया गया। इसी प्रकार अन्य प्रकार की जो सभ्यताएं, क्या जो मानव जो था पहले का, वह आज का भी मानव इसी प्रकार है, लेकिन पहले के मानव में आप अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में समझ पाते हैं कि जो मानव था जहाँ पे जल की उपलब्धता, पत्थरों की उपलब्धता आसानी से होती थी, वहाँ पे रहना, निवास करना पसंद करता था। अगर आपको हम बोल दें कि आप समुद्र के किनारे रहिए, तो क्या आपको वहाँ पे लाभ होगा अगर जल के दृष्टिकोण से देखें? नहीं। क्यों? क्योंकि जल जो खारा है वह हमारे उपयोग में, किसी प्रकार के उपयोग में नहीं आता है। तो यानी कि जहाँ पे अलवणीय जल, यानी कि हमारे उपयोग युक्त जो जल है, पेय युक्त जो जल है, वहाँ आसानी से अगर उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ पे लोगों का जो आबादी है निवास करती है, मतलब सघन मात्रा में निवास करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं विश्व की जो नदी घाटी, यहाँ पे लोगों को जो सघन निवास होता है। अगर बात करते हैं मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, तो लोग विरल संख्या पाई जाती है, यानी कि बहुत कम लोग निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही कम होती है, या फिर सूखा का सामना हमेशा करना पड़ता है। उसके बाद आता है खनिज। तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में जहाँ लोगों की जो संख्या है अधिक पाई जाती है, जैसे कि दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र में देखते हैं हीरे की खान है, मध्य पूर्व वाले क्षेत्र में देखते हैं तेल की खान है। तो इस प्रकार लोगों के लिए या प्रेरित लोग होते हैं इससे, जहाँ पे खनिजों की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अभी हमने बात किया भौगोलिक कारक के बारे में, अब हम बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में, यह किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कुछ इस प्रकार, जहाँ पे उद्योग होगा, जहाँ पे लोगों को आसानी से रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी, तो वहाँ पे संख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, जैसे कि जापान में ओसाका के बारे में हमने बात किया था कि यहाँ पे जो सूती वस्त्र हैं, यहाँ पे अच्छी मात्रा में जो उद्योग है, यहाँ बहुत ही अच्छा उद्योग पाया जाता है। कहाँ पे? जापान में। और वहीं बात करते हैं भारत की मुंबई वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी लोगों का जो आबादी है सघन मात्रा में निवास करती है। उसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक कारक, यह किस प्रकार भूमिका निभाता है। जैसे कि जहाँ पे देख लेते हैं हम धर्म वाला क्षेत्र हो गया, जहाँ पे धार्मिक चीज़ें अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। सांस्कृतिक उसकी महत्ता है, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि जैसे कि वाराणसी जो कि यूपी में पड़ता है, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये कुछ इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे लोगों का जो निवास स्थल है अधिक पाया जाता है, यहाँ पे आबादी होती है अधिक पाई जाती है, क्योंकि लोग जो होते हैं वह अपने धार्मिक आस्था के रूप में उस क्षेत्र को जोड़ लेते हैं, उसकी जो वरीयता है अधिक पाई जाती है। इस कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या है, निवास स्थल है, यानी कि लोगों की आबादी जो है अधिक पाई जाती है। उसके बाद आता है सामाजिक कारक, यानी कि जहाँ पे लोगों को अच्छा आवास की प्राप्ति हो जाए, शिक्षा मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर अच्छी मिले, तो वहाँ पे लोगों का जो संख्या है अधिक पाया जाता है। यानी कि जहाँ पे इन सब चीज़ों की आवश्यकता जो अच्छे से पूर्ति हो जाए, वहाँ पे मानव जो है वहाँ पे अधिक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आया है जीवन प्रत्याशा। अब यह जीवन प्रत्याशा शब्द का अर्थ क्या होता है?
तो जीवन प्रत्याशा शब्द का अर्थ है कि मतलब कि जो एक व्यक्ति का जीवित रहने की जो औसतन आयु है उसकी संख्या, मतलब जीवित रहने की जो वर्षों की एक जो व्यक्ति के जीवन काल में जीवित रहने की जो संख्या होती है उसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने वर्ष तक जिंदा रहा है। तो हर एक देश अपना एक जीवन प्रत्याशा घोषित करता है कि मतलब औसतन जीवन प्रत्याशा को घोषित करता है। इस प्रकार भारत भी अपना जीवन प्रत्याशा घोषित किया हुआ। तो यह वर्ड ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है जनसंख्या परिवर्तन। अब इस जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य बेसिकली इस प्रकार से कुछ है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, यानी कि एक निश्चित समय के दौरान अगर हम देखते हैं लोगों की संख्या में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा, तो वही क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन। यह जो विश्व की जो जनसंख्या है ये स्थिर नहीं होती है, मतलब कि इनमें हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी कभी बढ़ती हुई ये जनसंख्या देखने को मिलती है तो कभी घटती हुई। तो यह कई गुना आज के समय में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है बहुत अधिक बढ़ गई है, यानी कि काफ़ी इसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यह बढ़ोतरी किस प्रकार हो गई, किस पे यह जो परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो वहाँ पे लोगों का जो जन्म दर है, यानी कि जो बच्चों का जो जन्म दर है और लोगों के जो मृत्यु की संख्या है, इस परिवर्तन यानी कि अधिक मात्रा में अगर बच्चों का जन्म हो रहा है, अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो जनसंख्या है वहाँ पे समान रहती है, मतलब कि ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में बच्चों का जन्म हो रहा है उतनी मात्रा में वहाँ पे उस देश की जो लोगों की जो संख्या है उनमें मृत्यु को देखने को मिलता है। तो यानी कि यही जो परिवर्तन है, इसी कारण वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन आता है। अगर हम बात करते हैं मानव इतिहास की लंबी अवधि में, तो लगभग आप देखते हैं कि 18वीं शताब्दी तक का जो विश्व की जो जनसंख्या थी धीरे धीरे बड़ी संख्या में बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन जो शीघ्रता से उनकी मृत्यु भी देखने को मिली। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे उचित स्वास्थ्य है सुविधाएं अच्छी नहीं थी, लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं था। इस कारण बच्चे तो जन्म लेते थे लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसका रीज़न क्या था? तो पहले तो बेहतर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती थी। उसके बाद जो पर्याप्त मात्रा में बेहतर पोषक युक्त जो भोजन है उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिस कारण वे जो मृत्यु का शिकार हो जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि किसान सभी लोगों की जो भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण जो है उनको जो भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती थी। परिणाम स्वरूप जो आपको देखने को मिलेगा जो जनसंख्या है बहुत ही कम हो गई। किसकी? विश्व की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है 1804 ईस्वी में, 18वीं शताब्दी की हमने बात किया। उसके बाद आता है 4 साल बाद यानी कि 1804 में, तो विश्व की जो जनसंख्या हुई लगभग 1 अरब हो गई। फिर उसके बाद 150 वर्षों के बाद अगर हम देखते हैं यानी कि 1959 ईस्वी में देखा जाए तो विश्व की जो जनसंख्या है 3 अरब तक पहुंच गई। कितना? 3 अरब तक पहुंच गए। इसे प्रायः जो जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, मतलब जनसंख्या बहुत ही अधिक हो गई। उसके बाद 30 वर्षों में देखते हैं 1999 में, तो 30 वर्ष की अवधि में जो जनसंख्या थी कम में जो जनसंख्या जो 30 वर्षों की अवधि में हम देखते हैं, यानी कि 30 वर्ष या फिर 30 वर्ष के अंदर ही, मतलब इतने की कम में ही देखते हैं, तो जो विश्व की जो जनसंख्या थी वह लगभग दोगुनी हो गई। कितना? 6 अरब हो गई। अभी हमने 1559 की बात किया तो वहाँ पे हमने देखा कि 3 अरब थी विश्व की जनसंख्या। तो 1999 में आते आते यहाँ पे जनसंख्या जो दोगुनी हो गई, 6 अरब जनसंख्या हो गई विश्व की।
यानी कि इस विश्व के जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का कारण क्या रहा है? तो जो खाद्य जो आपूर्ति है, ये जो हेल्थ केयर है थोड़ा बेहतर हुआ। जब बेहतर हुआ हेल्थ केयर बेहतर, उनको हेल्थ केयर बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की गई, खाद्य आपूर्ति जो खाद्य की पूर्ति अच्छी की गई, किसान जो हैं फसलों को अच्छी मात्रा में उत्पादन करने लगे, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा, तो क्या हुआ कि लोगों की जो मृत्यु दर है वह उसमें कमी आई। जन्म दर लोगों का अधिक रहा, यानी कि बच्चों का जन्म दर अधिक रहा, मृत्यु दर में कमी आई, जिस कारण आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या जो है वहाँ पे वृद्धि देखने को मिली। अब इन जनसंख्या को बेसिकली दो टर्म में आता है, एक होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में पूछा मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीन टर्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है जन्म दर। अब जन्म दर क्या होता है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, मतलब अगर हम बात करते हैं 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से लगभग कितने बच्चे जीवित रह जा रहे हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है, तो 1000 व्यक्तियों में 1000 बच्चों में कितने बच्चे जो जीवित रह जा रहे हैं, वही क्या होता है? जन्म दर होता है। और मृत्यु दर क्या होता है? तो मृत्यु दर यह होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मापी जाती है। यानी कि 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इस 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हुई, तो यह क्या हुआ? तो यह इसको हम बोलते हैं मृत्यु दर। अब उसके बाद एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं प्रवास। यह क्या होता है? तो यह बेसिकली यह होता है किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का आवागमन, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने का जो क्रम होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन जो क्या होता है उसको हम प्रवास बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया कि जन्म दर और मृत्यु दर, अगर एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अगर हम अंतर देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। क्यों? क्योंकि जो जन्म ले रहा है बच्चे की मृत्यु हो रही है, तो यह क्या है? प्रकृति की देन है, मतलब प्रकृति के द्वारा ऐसा हो रहा है ना, तो यह इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विश्व में जो है कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे हम समझते हैं जनसंख्या का वृद्धि दर क्या होता है, जनसंख्या किस प्रकार स्थिर मानी जाती है, किस प्रकार कमी मानी जाती है। तो पहले हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि क्या होती है। मान लेते हैं कि किसी देश में बच्चों की जन्म दर बहुत अधिक है, बच्चे पर्याप्त मात्रा में बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु दर बहुत ही कम हुई। मान लेते हैं जैसे कि किसी देश में 5 बच्चों का जन्म हुआ, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि किसी देश में 5 बच्चों का जन्म हुआ और वहाँ पे मृत्यु के रूप में अगर हम देखते हैं कि 2 ही बच्चों की मृत्यु हुई, यानी कि 3 बच्चे जो हैं जीवित हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो जीवित रहने की जो संख्या है, जन्म की जो संख्या यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या वृद्धि। क्यों? क्योंकि जो 5 लोग जन्म ले रहे हैं उनमें से केवल 2 लोग ही उनका मृत्यु हो रहा है, तो मतलब कि जो जीवित रहने की लोगों की संख्या है वह अधिक है, तो इसको हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या इससे किस प्रकार हो रही है। मान लेते हैं कि किसी देश में 3 बच्चों का जन्म हुआ और 3 बच्चे, जितना जन्म हुआ उतने लोग मर गए, मतलब कि 3 बच्चे जो हैं उनका जन्म हुआ और तीनों बच्चे का मृत्यु हो गया। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जनसंख्या में वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या स्थिर। उसके बाद जनसंख्या कमी किस प्रकार होती है। तो मान लेते हैं 2 बच्चों का जन्म हुआ, किसी देश में 2 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन उस देश में 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। ठीक है, 2 बच्चों का जन्म हुआ, 5 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे जनसंख्या, यानी कि जो पहले की तो जो जनसंख्या थी, लेकिन
2 बच्चों का नया जन्म हुआ, लेकिन 2 बच्चे तो मर गए हैं, लेकिन जो पहले की जो जनसंख्या थी उसमें से 3 बच्चों की और मृत्यु हो गई, यानी कि कुल मिला के 5 बच्चों की जान चली गई। यानी कि 2 ही नए इस देश में 2 ही बच्चों का नया आगमन हुआ, लेकिन 5 लोगों का मतलब मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे जनसंख्या कमी हो गई, मतलब जितना बच्चे जन्म ले रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उस देश में जनसंख्या कमी आती है। तो आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि यह किस प्रकार है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जो इस वीडियो को नए मेंबर देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली आगे की वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अभी हमने बात किया कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या स्थिर, जनसंख्या में कमी। तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसमें एक और कारण हो जाता है प्रवास। अब ये प्रवास किस प्रकार इसमें भूमिका निभाता है? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एक देश से दूसरे देश में अधिक मात्रा में लोगों का मतलब प्रवास होता है। मतलब कि एक देश से दूसरे देश में अधिक मात्रा में लोग जाते हैं। जानने का बहुत कारण हो सकता है। कुछ लोग शिक्षा के लिए जाते हैं, बेहतर एजुकेशन प्राप्ति के लिए, कुछ लोग रोज़गार प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग मतलब अपनी बेहतर ज़िंदगी को जीने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाते हैं या फिर शहरों की तरफ जाते हैं। तो जिस क्षेत्र से गए वे, जिस स्थान पे पहले रहते थे वहाँ से गए दूसरे क्षेत्र में, यानी कि जहाँ से वे उठकर जा रहे हैं उस क्षेत्र में तो जनसंख्या कमी आपको देखने को मिलेगी। और जिस क्षेत्र में वे जाके पहुँचे, निवास करने का जो उनका जहाँ पे उद्देश्य से है, जहाँ पे जाने का, उस स्थान पे गए हैं तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार? क्योंकि जो यहाँ से उठ के वहाँ पे जा रहे हैं तो एक जनसंख्या की वृद्धि हो रही है ना। तो इसी प्रकार अन्य लोग, मतलब कि एक ही नहीं कईयों लोगों का प्रवास होता है। तो जैसा कि वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी 2 टर्म आता है। जैसे कि देखिए, प्रवास जो है एक अन्य कारक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक देश से, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है उत्प्रवासी। ये क्या होता है? तो वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, मतलब जो देश को छोड़ रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने जो देश को छोड़ रहे हैं, अपने जो एरिया को छोड़ रहे हैं, उसको हम उत्प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, आप्रवासी उसको बोलते हैं कि वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, जो देश छोड़ दिए, वे जो उस स्थान को छोड़ दिए उसको हम उत्प्रवासी बोलते हैं। लेकिन जो उस दूसरे क्षेत्र में पहुँचे उनको हम बोलते हैं आप्रवासी। अब उसके बाद देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास वाला जो संख्या बढ़ी है। यानी कि दूसरे देश से लोग जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अधिक मात्रा में लोगों का वहाँ पे प्रवास होता है, जिस कारण वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दूसरे देशों से लोगों का आवागमन हो रहा है। वहीं अगर इसके विपरीत हम बात करते हैं सूडान देश, यह सूडान कहाँ पे पड़ता है? तो सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप वाला देश है। तो सूडान एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा देश है जहाँ से लोग दूसरे देशों की ओर प्रवास करते हैं। तो ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। यानी कि जो सूडान जो देश है, यहाँ से लोग दूसरे देशों की तरफ प्रवास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रवास बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग उत्प्रवास क्यों लोगों का होता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि वह बेहतर आर्थिक अवसरों की खोज में जाते हैं, विकसित देश की ओर मतलब उनका प्रवास होता है, या फिर दूसरे शहरों की तरफ लोगों का प्रवास होता है। और लोग बेहतर रोज़गार के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, बेहतर हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते हैं। उसके बाद
जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? तो यह जो टॉपिक है हम अगले वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।